अभी आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म हरियाणा के सिवानी तहसील में हुआ और वहीं पे उनकी पढ़ाई हुई। स्कूलिंग के बाद टेक्सटाइल में उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से एमए एमफिल एंड पीएचडी किया। उसके बाद जर्मनी में जाकर मेरी क्यूरी फेलोशिप हासिल किया। वहां में वहां में पढ़ाया और रिसर्च किया और लोगों के साथ काम किया। थाईलैंड में ब्रोपा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। जर्मनी में जर्मनी में फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में कार्य किया और रिसर्च किया। अभी वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर है। उन्होंने खेती के मॉडल पे रिसर्च किया है और प्रकृति के जो अलग अलग रहस्य है उसमें रिसर्च किया है। कौन से बर्तन हमें इस्तेमाल करने हैं उस पे उन्होंने रिसर्च किया है। इस सभी चीजों में रिसर्च करने से यह कंक्लूजन निकला है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के साथ जीना है तो उनके लिए हमें प्राकृतिक खेती करनी होगी। एमसीएल में आने के बाद एमसीएल के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे उगाए जाए, खासकर नेपर घास, बांबू बांबू में रिसर्च कर रहे हैं। करंटली वो यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्राकृतिक प्राकृतिक समाजशास्त्र के प्रोफेसर है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वेल एजुकेटेड, इंथुजियास्टिक इंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर, तालुका शिवानी शिवानी के एमपी ओनर डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी सर। प्लीज वेलकम सर। Thank you. Thank you. So, may I share the screen now? तो सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा सबसे पहले। और इसके साथ साथ जो मुझे एमसीएल ने अपॉर्चुनिटी दिया है इतने बड़े लेवल पे पूरे देश में हमारे किसानों के साथ काम करने के लिए, उसका मैं तहे दिल से धन्यवादी रहूंगा। तो अभी अगर आप अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम आगे का चालू करते हैं। अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? यस सर, यस सर। ओके। तो सबसे पहले मैं एमसीएल के सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवादी रहूंगा कि मुझे टाइम दिया, मुझे समय दिया आप लोगों के साथ बातचीत करने का। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें स्वास्थ्य के साथ जिंदा रहना है और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो हमें प्रकृति का साथ नहीं छोड़ना है। या यूं कहें कि प्रकृति के अंदर हम हैं और उससे हम कोई भी दुश्मनी अगर लेंगे, जैसे हम जहर डालते हैं, यूरिया डीएपी केमिकल हर्बिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होगी। तो सबसे पहले मैं फाउंडर्स जो हमारे हैं, श्रीमती मीरा गोलप, श्री डॉक्टर श्याम गोलप, डॉक्टर लेवेश यादव, प्राची डोली मैडम, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में हमारे जो मुझे इस एमसीएल के बारे में जो बताया, वो एमसीएल के सीनियर बीडीए हैं रुपिंदर जी। और सर से मेरा मुलाकात हुआ प्लांट पे, तो मैं इन दोनों सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मैं अभी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ और उसके बाद में अगर कोई भी सवाल रहेगा हमारे दोस्तों का, तो बाद में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो सवाल भेजेंगे और हम बातचीत करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या पीक्यूएन के मॉडल। पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब ये है कि हम नॉन स्टॉप एग्रीकल्चर करते रहें और उसमें कुछ हमें इनपुट भी ना डालना पड़े बाहर से, और वो अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से खेती को चलाते रहें। इसके लिए हमने क्या किया, जंगल को स्टडी किया। जंगल में किस तरीके से कैसे फंक्शनिंग होती है वो सारी चीजें हमने समझा। और उसके बाद में हमने जाना कि अगर हम ये मॉडल अपना सकते हैं, जैसे कि जंगल में किस तरीके से काम चलता है, कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है, तो हम अपने खेती को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। उसमें हमें किसी भी किस्म की जहर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जान के हैरानी होगी कि मनुष्य के अलावा, इंसान के अलावा, कोई भी दूसरा जानवर जहर डालकर अपने बच्चों को नहीं खिलाता है। केवल इंसान ही है। अगर मैं बोलूं कि आप यूरिया डीएपी की छोटी छोटी गोलियां बनाइए और सुबह सुबह अपने बच्चों को खिलाइए, तो आप में से कोई भी नहीं खिलाना पसंद करेगा। लेकिन हर रोज हम ये काम कर रहे हैं, छोटी छोटी डोज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिससे उनकी सेहत बर्बाद हो रही है।
हमारे बुजुर्गों के घुटने खराब हो रहे हैं, सारी किडनियां खराब हो रही हैं, कभी किसी का क्या दिक्कत हो रहा है। तो अभी हमारे पास ऐसी साइंस ऑलरेडी है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम नेचर को मिमिक करते हुए खेती को जहर मुक्त भी कर सकते हैं, पैदावार भी अच्छी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की डेंसिटी भी अच्छी हो, इसका हम प्रबंध कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मॉडल बनाया ये पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या PQNK। इसमें हमारे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ, उनका बेहद बड़ा योगदान है, उनके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा कंट्री सबसे ज्यादा फूड सरप्लस वाला कंट्री रहा है हमेशा से, लेकिन जब जब हमने एग्रीकल्चर के गलत तौर तरीकों को इस्तेमाल किया है तब तब हमारा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो बर्बाद हुआ है। अगर आप हरियाणा पंजाब को जानते हैं तो 138 फसलें उगाते थे हरियाणा में और पंजाब में। आज के दिन मात्र दो फसलें उगाते हैं, गेहूं और धान, और दो छोटी मोटी और फसलें उगाते हैं जो मात्र 5 से 7% का हिस्सेदारी रखती है। तो गेहूं और धान इंसानी भोजन नहीं है, ये उन पंख वाले पंछियों का भोजन ज्यादा है जो उड़ सकते हैं लंबे टाइम तक। हमारा जो नेचुरल भोजन होता था वो था कोदरा, कुटकी, रागी, स्वांग, हरी कुटकी, बाजरा, जवार, या जो मिलट्स, मोटे अनाज जिनको हम बोल देते हैं वो। जब भी हम इन अनाजों को ज्यादा खेती करेंगे तो हम अपनी जमीन को भी बर्बाद करेंगे, सेहत को भी बर्बाद करेंगे, और पानी को भी बर्बाद करेंगे। तो अभी जो हमने लो कॉस्ट एग्रीकल्चर का ये मॉडल बनाया है जिसमें कॉस्ट मिनिमम रहेगी, और इसके साथ साथ में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी खेती में ज्यादा न्यूट्रिशन पैदा करने की, वो ज्यादा रहेगी। आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग तरीके से खेती करते हैं, कहीं पे रेज बेड की खेती करते हैं, कहीं पे हम समतल जमीन पे फ्लड इरिगेशन करके करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इनपुट डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम डेवलप कर लें जिसमें ना तो बीमारियां खेती में आए, ना क्लाइमेट का असर पड़े, अगर पानी ज्यादा बरस जाता है तो बाढ़ भी आने के खतरा ना रहे, इसके साथ साथ में कोई कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप होता है, बैक्टीरिया फंगाई का प्रकोप होता है, वो भी ना रहे, और पूरा का पूरा खेत एक सोख्ता गड्ढा बन जाए जिसमें जितना मर्जी बरसात हो सारा का सारा पानी जमीन में चला जाए। तो ये टेक्निक हमने जो अमेजन के फॉरेस्ट है वहां से कॉपी किया, और उस कॉपी को हमने अपनी खेती के हिसाब से मॉड्यूल किया। उसके लिए जितनी मशीनें चाहिए थी वो सारी डेवलप किया, और उन मशीनों को इस्तेमाल करते हुए हम अपना खेती को इस तरीके से प्राकृतिक कर सकते हैं कि वो नॉन स्टॉप सालों तक, सदियों तक चलती रहेगी। कुछ लोगों का ये रहता है कि हमने जो खेती कर रहे हैं उसमें इनपुट तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि हम प्रोडक्शन निकालते जा रहे हैं। उसका भी जरूरत नहीं है, उसका भी हमने मॉड्यूल बनाया जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि हमने इतने ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है कि धरती गर्म हो गई है, और धरती का जो सारा पर्यावरणीय संतुलन है वो बिगड़ गया है। जो हमारा MCL का मिशन भी है वो भी यही है कि जो पर्यावरण का संतुलन है उसको बिठाते हुए हम अपने लोगों को स्वस्थ रखें, और उनकी सेहत को ठीक रखते हुए हम पैसा भी बनाएं, बिजनेस भी करें, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि हमारे किसान भी आगे बढ़े, उनकी सेहत ना खराब हो, और हमारी जमीन की सेहत भी अच्छी रहे। एक अंग्रेजी में कहावत है कि सोइल हेल्थ इज द ह्यूमन हेल्थ। जो जमीन की सेहत है वो आपकी सेहत। उसके लिए मैंने एक स्लाइड भी इसमें रखा है। ये वाला जो एग्रीकल्चर है आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर से हम बार बार प्लाऊ हल से जमीन को पलट रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एग्रीकल्चर। ये कुछ ऐसा है कि आपने घर बनाया और हर 6 महीने में MCD वाले आके तोड़ जा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि दोबारा बनाए। आप कितनी बार उस घर को दोबारा बना सकते हैं? और हम जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन पंप कर रहे हैं एग्रोकेमिकल और बाकी चीजों के द्वारा, वो हमारे माइक्रोब और जो माइक्रोबैक्टीरियल जो पूरा का पूरा सिस्टम है जमीन में उसको बर्बाद कर दे रहा है। तो हमारे पास एग्रीकल्चर की स्टोरी देखेंगे तो पहले हमने कुदाल फावड़ा से चालू किया, फिर हमारे पास बैल आ गए, बैलों को फिर हमने और ज्यादा मैकेनाइज किया, और उसके बाद में ट्रैक्टर हमारे पास आ गए। तो ये है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये वेपन क्या करते हैं कि हमने बहुत बड़े लेवल पे खेती करने के लिए अपनी जमीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब हम जमीनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम वो सारा नेटवर्क बर्बाद कर दे रहे हैं जो पेड़ पौधों का खाना बना के दे रहा है। बेसिकली जैसे हमारे घर में रसोई एक कंपल्सरी जगह है,
हमारे घर में होना ही होना चाहिए। विदाउट रसोई हम घर को घर ही नहीं मान सकते हैं। उसी तरीके से पेड़ पौधों के लिए रसोई होता है उनके माइक्रोब्स, माइक्रो बैक्टीरिया, फंगाई नेटवर्क, केंचुआ, जो पंजाबी में उनको गिंडोय बोलते हैं, अंग्रेजी में अर्थवर्म्स बोलते हैं। और हम उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बार बार, ट्रैक्टर और बाकी तमाम सारे जो टेक्निक है उनका इस्तेमाल करते हुए। तो आपके पास दो मॉडल हैं अभी। या तो आप बार बार खेती को डिस्टर्ब करते रहिए, जमीन को डिस्टर्ब करते रहिए, या आप जंगल को मिमिक कीजिए जो हमेशा हरा भरा रहता है। अगर हम हमेशा हरा भरा रहने वाला जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक साथ में सैकड़ों फसलें भी उगा सकते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को भी अपना रख सकते हैं। उसके साथ साथ में जो हमारा फूड प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस होगा। जो आज आप गेहूं खा रहे हैं वो गेहूं जैसा दिखता है लेकिन गेहूं वाले उसमें गुण नहीं है। आज जो आप एप्पल खा रहे हैं वो एप्पल जैसा दिखता है लेकिन एप्पल के गुण नहीं है उसमें। अगर आप उसके न्यूट्रिशन की वैल्यूएशन करेंगे लेबोरेटरी में ले जाके तो आपको पता लगेगा कि हम जो खाना खा रहे हैं वो फोका फूड है। विदाउट न्यूट्रिशन हम खाना खा रहे हैं। वो हमारा पेट भर सकता है लेकिन हमें एनर्जी नहीं देगा, हमें जिंदा रहने की जो एक ताकत होती है वो नहीं दे पाएगा। उसकी वजह से ज्यादातर लोगों के बीमार रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास अभी क्या ऐसा तरीका है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा खाना उगा पाए? इसके लिए हम ना तो सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे, ना सॉइल के कवर को डिस्टर्ब करेंगे, और हम बायोडाइवर्सिटी को भी अच्छे से मैनेज करेंगे। तो हमने जो टॉप सॉइल को बार बार डिग्रेड किया है उसको हम डिग्रेड नहीं करेंगे, हम परमानेंट एग्रीकल्चर करेंगे। उसमें अगर हमें नेपियर ग्रास उगानी है तो वो भी हम उगा पाएंगे, या कोई भी आप फसल सोच सकते हैं वो भी उगा पाएंगे। तो उसके लिए आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। ऊपर हम पलटाऊ हल से या प्लाऊ से बार बार जमीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और नीचे जो सिस्टम हमने बनाए हैं वो वन टाइम अरेंजमेंट है और लाइफ टाइम आप एग्रीकल्चर इस पे कर सकते हैं। जैसे आप इन दो चीजों को देखिए, एक प्रकृति ने ये सिस्टम बनाया है जिसको हम पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। इसमें नेचुरल तरीके से नदी फ्लो कर रही है और कुछ जमीनें ऊंची हैं, कुछ जमीनें नीची हैं जिसमें पानी बह रहा है। वही सिस्टम हमने मिमिक किया है खेत के अंदर। और खेत को हमने ऐसा बनाया है कि 100 एकड़ का खेत एक ट्रैक्टर और एक उसका ऑपरेटर अच्छे से हैंडल कर सकता है, या उससे भी ज्यादा जमीनों को हैंडल कर सकता है। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास जो इरिगेशन के बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे फ्लड इरिगेशन है, बॉर्डर फैरोज, बेड मेकिंग, स्प्रिंकल, ड्रिप और बाकी तमाम सारी चीजें। लेकिन पेड़ पौधों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, उनको नमी चाहिए। और हमें उतना ही नमी बना के रखना है जितना नमी से पेड़ पौधों का काम चल जाए। उससे ज्यादा अगर पानी देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? वो पानी या तो हवा में उड़ जाएगा, 70%। आप जितना पानी दे रहे हैं 70% हवा में उड़ जा रहा है, 20% पौधों के अंदर मुश्किल से पहुंचता है, और 10% जमीन में सीपेज होता है। अब जमीन में सीपेज कम क्यों होता है, इसके भी कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने जमीन को कॉम्पैक्ट कर दिया बार बार ट्रैक्टर चला के। जब हम एक साल में लगभग 8 से 10 बार ट्रैक्टर निकालेंगे खेत में से तो जमीन नीचे से कॉम्पैक्ट हो जाएगी। जब यूरिया डीएपी डालेंगे, फ्लड इरिगेशन करेंगे, तो ये जमीन इतनी ज्यादा मजबूत और टाइट हो जाती है नीचे से कि एक फर्श बन जाता है, एक लेयर बन जाती है। और उस लेयर से नीचे ना तो बरसात का पानी जा पाता है, ना ही जब हम ऊपर से पानी देते हैं तो वो जा पाता है। मात्र 10% पानी ही जमीन के अंदर जाता है। तो उसका हमारे पास क्या इलाज है? और जब जमीन इतनी टाइट हो जाएगी तब पेड़ पौधों की जड़ें भी नीचे नहीं जा पाएंगी। अगर जड़ें नीचे नहीं जा रही हैं तो उसका नुकसान क्या होगा कि पेड़ पौधे न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाएंगे। ये आप ऐसे समझिए कि पक्का फर्श या सड़क के ऊपर 5 इंच मिट्टी डाल के हम खेती कर रहे हैं। अगर हम सड़क के ऊपर खेती करेंगे तो वो कैसी खेती होगी आप सोच सकते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी खेती के टेक्निक देखी हैं उसमें ज्यादातर फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकल, ड्रिप इरिगेशन, ये सब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमें पेड़ पौधों को मॉइस्चर देना है। जमीन को हम प्लाव इसलिए करते हैं ताकि जमीन नरम रहे और उसकी जड़ें नीचे चली जाए। तो अगर आप मेरे खेत में जाके देखेंगे, सरिया लेके अगर आप जमीन में डालेंगे तो वो 5-7 फीट 10 फीट नीचे चला जाएगा। लेकिन धान वाली खेती है, रेगुलर खेती जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसके पीछे कारण सीधा सीधा है कि जमीन को हमने कॉम्पैक्ट कर दिया है।
और कॉम्पैक्ट करने की वजह से जमीन में पानी नीचे नहीं जाएगा। जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन देखा, ड्रिप इरिगेशन का पानी सरफेस पे फैल रहा है और वो हवा में ज्यादा उड़ रहा है। अगेन 70 to 80% हवा में उड़ जा रहा है। स्प्रिंकल एक बहुत अच्छा टेक्निक है, लेकिन इसका भी पानी ज्यादातर जमीन में उड़ता है। फ्लड इरिगेशन सबसे खराब टेक्निक है, इससे बहुत ज्यादा पानी का नुकसान हो रहा है। और पंजाब हरियाणा अभी रेड जोन में आ गए हैं, बहुत बड़ा एरिया जहां पे 5-5 नदियां हैं पंजाब में, वो भी रेड जोन में आ गया है। तो वहां पे भी पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो हमें सोइल को केवल मॉइस्चर देना है, ना कि पानी देना है। तो मॉइस्चर देने की टेक्निक ये है कि हम जो फैरोज हैं केवल उनमें पानी देंगे, और जो फ्लड इरिगेशन है वो नहीं करेंगे। आप कोने में राइट हैंड साइड पे जो नीचे तस्वीर है उसको देखिए। हमने ये बेड बनाए हैं, ये परमानेंट बेड हैं। और इन बेड को बनाने के बाद में पानी केवल इन नालियों में देना है। मतलब लगभग 8 गुना कम पानी इसमें लगेगा। अगर पहले 100 लीटर पानी लग रहा था, अभी 10 से 20 लीटर पानी ही इसमें रिक्वायर्ड रहेगा। और 3 साल के बाद में हो सकता है कि आपको पानी देने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो ये बेड बनाते कैसे हैं, इसको कैसे हम करते हैं, उसका मैं मात्र 4 लाइनों में आपको जवाब देना चाहूंगा। हम प्लाऊ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जमीन थोड़ा नरम हो जाए और न्यूट्रिएंट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े ऊपर आ जाएं, बस इसी के लिए। बाकी प्लाऊ का कोई खास इस्तेमाल नहीं है। अगर हम बोलें कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप ये चार्ट देखिए, ये सर्टिफाइड चार्ट है, डेटा रिसर्च से लिया गया है, जिसमें हजारों गुना, लगभग 7,000 गुना, 10,000 गुना, 3,000 गुना हर न्यूट्रिएंट्स जमीन में मौजूद हैं, चाहे जमीन कैसी भी हो। तो फिर हम ऊपर से न्यूट्रिएंट्स क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स नहीं है हमारी जमीन में, और वो माइक्रोब्स नहीं है जो उस न्यूट्रिएंट्स को रेडिली अवेलेबल करवा पाए पेड़ पौधों के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पेड़ पौधों के लिए माइक्रोब जो चाहिए वो जमीन में विकसित करेंगे। विकसित करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट कैसा चाहिए? जिसमें जो फंगाई नेटवर्क है, जो बैक्टीरियाज हैं, जो केंचुआ है, और जो छोटे छोटे लाखों किस्म के जीव हैं वो जिंदा रह पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जमीन को ढक देंगे। ढकने से पहले हमें जमीन को PQN के मॉडल पे हमें रेडी करना है। तो रेडी करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? रेडी करने के लिए हम सबसे पहले एक हल जमीन में चलाते हैं, जो लगभग 3 फीट गहरा जाता है और जमीन को काट देता है। जब वो जमीन को काटता है, तो ऐसे काटेगा जैसे हम थाली में बर्फी जमा के काटते हैं, उसको 5-5 फीट की दूरी पे हम जमीन को काट देते हैं। नंबर 1 स्टेप ये है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, PQN के मॉडल को इस्टेब्लिश कैसे करेंगे अपने खेत में। मान लो आपका 1 एकड़ का खेत है, जिसमें आप धान की, गेहूं की या बाकी खेती कर रहे हैं। 1 एकड़ में आप 40 बार ट्रैक्टर को उत्तर दक्षिण और 45 बार पूर्व पश्चिम, जैसे भी आपकी खेत की लंबाई चौड़ाई है उस तरीके से चलाएंगे। मतलब 5-5 फीट की बर्फियां काट देंगे आप। वो काटने के बाद में आप क्या करेंगे? आप उसमें एक बार फ्लड इरिगेशन कर देंगे। फ्लड इरिगेशन करने के बाद में जो आपने 3 लेयर बनाई हुई थी, वो तीनों लेयर आपस में मिक्स हो जाएंगी। एक तो ऊपर की जो टॉप सॉइल है, जो 5 इंच में हम खेती कर रहे हैं, वो, उसके नीचे हार्ड पैन होता है जो लगभग 7 इंच से लेकर 22 इंच तक होता है लगभग सभी खेतों में, वो टूट जाएगा। और उसके नीचे जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे वहां तक पौधों की जड़ें पहुंचने लायक हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला हल चलाना है। वो हल की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में फ्लड इरिगेशन एक बार करेंगे मात्र, या बरसात से पहले ये काम कर देंगे। उसके बाद में एक बार कल्टीवेटर चला के और बेड बना देंगे। बेड कैसे बनाना है? ट्रैक्टर के टायर जहां पे आएंगे वो नाली बन जाएगी, और जहां पे ट्रैक्टर के बीच का जगह है जो 42 इंच होता है करीब, वो आपका बेड बन जाएगा, जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का एक एल्गोरिदम है कि सॉइल फर्टिलिटी को परमानेंटली हम कैसे चलाएं। ऊपर ऑर्गेनिक मल्च इसमें लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक मल्च का मतलब है कि हम कोई भी घास फूस से जमीन को ढक के रखेंगे। जैसे धरती माँ को भी कपड़े पहनना पसंद है, जैसे हमें पसंद है, हम सब लोग वेल ड्रेसअप होना चाहते हैं, वैसे ही धरती भी पेड़ पौधों से अपने आप को ढकना चाहती है। वो चाहती है कि जो माइक्रोब्स हैं, सॉइल के बैक्टीरिया हैं, वो सारे बने रहें, ताकि सनलाइट से जो जमीन का टेम्परेचर है 70-80 डिग्री तक पहुंच जाता है, वो वहां तक ना पहुंचे,
और उसके नीचे बैक्टीरिया हमेशा जिंदा रहे। उसका प्रबंध है मल्चिंग से। मल्चिंग के नीचे सारे माइक्रोब थ्राइव करते हैं। और जो ये फेरोज लिखा हुआ है, यहाँ से वाटर भी ज्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ट्रैक्टर के टायरों से कॉम्पैक्ट हो जाएगी। बीच वाली जमीन में पानी सीपेज करके जाएगा और वो उतना ही पानी अब्जॉर्ब करेगी जितना उनको जरूरत है। तो ये वाली तस्वीर सभी स्क्रीनशॉट लेके भी रखेंगे, और मैं आप लोगों को ये पूरी स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ। सर आपको ये स्लाइड भेज देंगे। जैसे हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, सेम बैक्टीरिया जमीन में भी होते हैं। सॉइल हेल्थ इज द ह्यूमन हेल्थ। तो हमें उन बैक्टीरिया को मेंटेन करना है ताकि हमारे शरीर का जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे जमीन में बनता है वैसे ही हमारी बॉडी में आ जाए, हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कमी ना रहे। इससे क्या होगा कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, और जो भी हम फसल उगाएंगे, चाहे वो नेपियर घास हो, चाहे बेम्बो हो, चाहे एप्पल उगा रहे हैं, काली मिर्च उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, कुछ भी हम उगा रहे हैं, उसकी आप न्यूट्रिशन डेंसिटी पता करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छी न्यूट्रिशन डेंसिटी है जो ऑप्टिमम लेवल पे हो सकती है। इस खेती में ना आपको ज्यादा पानी देना है, पानी का खपत लगभग 10 गुना कम, ट्रैक्टर का खपत लगभग 10 गुना कम, लेबर का खपत लगभग 10 गुना कम। इसके बाद में जो भी आप फसल उगाएंगे उसमें कोई भी यूरिया, डीएपी, केमिकल, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डालना है। जमीन के धरती माँ के ऊपर आप विश्वास करेंगे, वो सब कुछ अपने आप क्रिएट कर देगी, क्योंकि जब जड़ें नीचे जाएंगी तो जड़ों के लिए बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा नीचे, और वो नीचे की न्यूट्रिएंट्स अपने आप खींच लेके आए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसमें डालना चाहेंगे तो जीवामृत या डीकम्पोजर डाल सकते हैं, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी डालने का जरूरत नहीं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने अलग अलग किस्म की जो फसलें हैं वो लगाई है। मान लो कि साइड में ये मेज लगाया हुआ है, बीच में इसमें बीन्स लगाए हुए हैं। साइड में इस तरीके से हम नेपियर ग्रास लगा सकते हैं, बीच में कोई और फसल भी ले सकते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या लगाना चाहेंगे, कैसा लगाना चाहेंगे। ये शुगर केन का फार्म है जिसमें शुगर केन को इसमें फैरोज में लगाया गया है, बेड के ऊपर लगाया गया है। इसी तरीके से ये थोड़ा बड़ा शुगर केन देखेंगे, सेम टेक्निक से हम नेपियर ग्रास को उगा सकते हैं। ये गेहूं का खेत था पीछे का, तो आप इसमें गेहूं भी उगा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना तो हमें टिलेज करने की जरूरत है, ना हमें सोइल की फर्टिलिटी को खराब करने की जरूरत है। हम हमेशा जो इरिगेशन है उसमें 90% पानी को बचाएंगे। इसके साथ साथ में जो जमीन है उसको सुपर ऑर्गेनिक कंडीशन में रखेंगे। हम जमीन को कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। एक पंजाब में गुरु नानक हुए हैं, आप उनके बारे में जानते हैं पक्का सब लोग। तो गुरु नानक का एक कहावत था, कहानी उनका एक वक्तव्य है जिसमें वो कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो जो पवन है, हवा है, मिट्टी है, वो हमारे माँ बाप और गुरुओं के समान है। अगर हम उसमें कोई भी जहर डालते हैं तो हम अपने माँ बाप बच्चों में और अपने गुरुओं में जहर डाल रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं। ये एक छोटा सा मॉडल है, आप इस वीडियो को देखेंगे बाद में तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे कैसे रेतीली जमीनों में भी बहुत अच्छे से इन बेड्स को बनाया हुआ है। और पानी की बचत तो है ही, फल इतना ज्यादा आता है कि आप सोच नहीं सकते, लगभग 2 गुना तक भी हम प्रोडक्शन लेके जा सकते हैं। आप ये दो आम के पौधे देखेंगे, ये वही पौधा है जो मल्चिंग और हार्ड पैन नहीं होने की वजह से, नहीं तोड़ने की वजह से इतना खराब था, और जिसका हार्ड पैन हमने तोड़ा 3 फीट गहरा हल चला के, उसके बाद में ये हरा भरा पौधा हो जाता है। ये मशीन है जिससे हम बेड के ऊपर प्रिसीजन प्लांटिंग बोलते हैं। हम एग्जैक्टली अपने मन मुताबिक गेहूं का बीज या कोई भी बीज बेड के ऊपर लगा सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बाहर की फैरोज में कौन सा बीज लगेगा, बीच में कौन सा लगेगा। तो इसमें मिक्स क्रॉपिंग के लिए हमारे पास डिजाइन बनाने की सारी टूल टेक्निक अवेलेबल है। ये किसान की जो समझ है उसके हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं कि किस एरिया में कौन सी 2 फसलें, 3 फसलें, 5 फसलें एक ही बेड पे या अलग अलग बेड पे हम लगाना चाह रहे हैं। ये बेड एक बार बना देने से परमानेंट रहेगा, सारी उम्र इन्हीं बेड के ऊपर खेती करना है। हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर वगैरह इसमें नहीं चलाएंगे। ये मल्चिंग मशीन है जिससे हम घास फूस काट के और उसको वहीं पे डंप कर देते हैं जमीन को ढकने के लिए, जिससे दोबारा से जो मल्चिंग मटेरियल है वो जमीन को ढक के रखेगा अगली फसल। तो ये हमारे पास इक्विपमेंट है, ये स्लाइड आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सब सोलर मशीन है, इसको सिंगल हल या टाइन हल भी बोलते हैं।
ये 3 फीट गहरा लगभग होता है, 33 इंच के आसपास में। और ये जमीन को ऐसे काट देता है जैसे आप चाकू से बर्फी काटते हैं। आप इमेजिन कीजिए जैसे आपने घर में बर्फी बनाया हुआ थाली में या ट्रे में जमा के और उसको काट रहे हैं, तो उस तरीके से ये जमीन को काटेगा। नंबर 2 पे मशीन है जो बेड मेकर भी है, इसके ऊपर बिजाई का सिस्टम भी लग जाएगा, ये फैरोज भी बनाएगी। और ये एक मल्टी यूटिलिटी मशीन है। आप इसके बनाए हुए बेड देख रहे हैं, बिल्कुल सीधे बेड रहेंगे, जिसमें ट्रैक्टर के जो टायर आते हैं वहां पे नाली है, और जो बीच का एरिया है वो 42 इंच होता है। ट्रैक्टर के टायर का साइज आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। सबसे अच्छा साइज मुझे जो लगता है 12 से 14 इंच के टायर होने चाहिए, उससे ज्यादा चौड़े टायर का आपको जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर में डीजल की खपत नामात्र की होगी, और मात्र 1 या 2 बार ट्रैक्टर बिजाई और कटाई उसके लिए ही आपको घुमाना है, किसी नाली के अंदर ही घुमाना है। ना आप हैरो कल्टीवेटर चलाएंगे, ना रोटावेटर, ना पलटाऊ हल, ना कुछ और। इसका मतलब आपके ट्रैक्टर का जो डीजल का खपत था और ट्रैक्टर चलाने का जो खपत था वो भी लगभग 10 गुना कम हो जाएगी। पानी केवल नाली में देंगे तो पानी का खपत भी बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद में फसल को काट के मल्चिंग कैसे करना है और फैरोज कैसे लगानी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके ये तमाम सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें जो यील्ड है वो भी हाई आती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जो बीज लगता है वो भी 7-8 गुना 10 गुना कम लगता है, पानी 70 से लेके 100% इसमें बचत होती है। पूरा जमीन एक सोख्ता गड्ढा बन जाता है, जिसमें अगर जितना मर्जी बरसात हो जाए पानी जमीन में चला जाएगा। और ये कार्बन न्यूट्रल खेती हो जाती है, एक बहुत ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, लंबे टाइम तक हम इसको चला सकते हैं। इसके अलावा भी दुनिया भर के इसके बेनिफिट हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम हमेशा एमसीएल में बात करते रहते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है उसको ऑक्सीजन पार्क में कन्वर्ट कर सकती है। हमारा खेत अनलिमिटेड ऑक्सीजन और तमाम सारी चीजें देता रहेगा। इसी के साथ में अगर इसी मॉडल पे हम नेपियर ग्रास का खेती करते हैं तो वो भी प्रोडक्शन बाकी तमाम सारे मॉडल से ज्यादा पैदा होगी इसमें नेपियर ग्रास, क्योंकि नेपियर ग्रास को जड़ें गहरे तक चलाने के लिए जगह मिलेगी। मान लो कि आपके पास में 5 एकड़ का खेत है, आप उसके खेत के चारों तरफ, हर एकड़ के चारों तरफ बांस के पौधे लगा देते हैं, तो आप एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप कर लेते हैं। और वो माइक्रो क्लाइमेट क्या करेगा, आपके फसलों को गर्मी सर्दी और जो बहुत तेज हवाएं हैं, आंधी है, उन सारे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम से बचाएगा। जब आप बेम्बो लगाते हैं तो बेम्बो आपको पर एकड़ 8-10 लाख से ज्यादा पैसे दे सकता है, और ये आपको PQN के मॉडल पे ही लगाना है। बेम्बो भी हमारे लिए सीएनजी, चारकोल और बाकी तमाम सारी चीजें बनाने के लिए एक सस्टेनेबल मटेरियल के तौर पे अवेलेबल है। इसको किसी भी पानी, किसी भी जलवायु में लगाया जा सकता है। इससे बेम्बो अपने आप में फ्यूल का रिप्लेसमेंट भी है, पेपर का रिप्लेसमेंट है, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट है, लकड़ी का रिप्लेसमेंट है। हाउसिंग में आप जो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहें, जैसा बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके अलावा बेवरेज इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पैकिंग मटेरियल, क्लोथिंग, कपड़ा बेम्बो का सबसे अच्छा बनता है। तो आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट बेम्बो से बना सकते हैं। बेम्बो का इस मैं क्यों जोड़ना चाह रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन में, वो इसलिए क्योंकि आगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान होने वाला है वो हम बच सकते हैं केवल तभी जब हमारे पास माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज हो। और वो बेम्बो से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि बेम्बो किसान को पैसा भी देता है, अनलिमिटेड प्रोडक्शन भी देता है, और उसकी बीच वाली फसलों को भी बचाता है। अगर जैसे मैं एक किसान हूँ लेकिन मैं शहर में रहना मेरे लिए एक मजबूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने पूरे खेत में बेम्बो लगा रहा हूँ, तो बेम्बो को संभालने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बीच में अगर आप दूसरी फसलें करना चाहें, जैसे एग्जोटिक फसलें हैं, आप पान के पत्ते लगाना चाह रहे हैं या काली मिर्च वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। बेम्बो एक खूबसूरत इकोसिस्टम प्रोड्यूस करता है, साथ साथ में ये हमें ऑक्सीजन पार्क की भी व्यवस्था करके देता है। ये अनलिमिटेड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये बाकी पेड़ पौधों के मुकाबले में 135% तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता है, और इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये ऑक्सीजन पार्क के नाम से मशहूर है। अगर आप विदेशों में जाएंगे, जैसे जापान हो गया या बाकी कंट्री में, तो वहां पे इतने खूबसूरत बैम्बो के बाग बनाए होते हैं, और उनके बीच में योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी या हेल्थ को ठीक करने वाले तमाम सारे सेंटर, वॉकिंग स्ट्रीट और
जॉगिंग के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज बैम्बो के अराउंड होती हैं। इससे जो चीजें बनती हैं वो तो लगभग 10 से 11 हजार है। ये फ्यूल का रिप्लेसमेंट से लेके सब कुछ का रिप्लेसमेंट हो सकता है बैम्बो, और ऑलरेडी है भी। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रियों को ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये सस्टेनेबल है और इसका पैसा किसानों को मिलेगा। इंडस्ट्री को उतना ज्यादा जो फायदा होना चाहिए, जो डायरेक्ट अभी जो पेट्रोकेमिकल से हो रहा है, हो सकता है उतना ना मिले। इसलिए वो किसानों की जेब में पैसा जो दे सकता है वो बैम्बो दे सकता है। बैम्बो की आप फेंसिंग बनाएंगे अपने खेत के चारों तरफ, तो ये आपका जो अंदर का टेम्परेचर है लगभग 8 से लेके 12 डिग्री तक कम कर देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो आपके खेत में नहीं आएगा, बशर्ते कि नीचे का जो मॉडल है आपको PQN के मॉडल पे ही रखना है। आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। बेम्बो की जो हाइट है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, किसी भी क्लाइमेट में किसी भी TDS पानी में उग सकता है। हमने 7,000 से 9,000 TDS तक भी बेम्बो टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। और जो हमारे सारे एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। बेम्बो के प्रोडक्ट इतने ज्यादा रेंज है कि आपको उनके लिए एक स्पेशल लेक्चर हमें चाहिए। तो आखिर में मैं सभी का थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे सुना, टाइम दिया, और आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि पूरे देश के किसानों तक मैं पहुंच सकता हूं। इसके साथ साथ में लास्ट में मुझे अगर आप 1 मिनट के लिए और अलाउ करें तो मैं सेहत के बारे में, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी भी देखता हूँ, नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी हूँ, तो नेचुरोपैथी का 2 लाइनों में मैं बताना चाहूंगा। अगर किसी को सेहत में कोई भी दिक्कत है, इंक्लूडिंग कैंसर हो गया, लीवर कैंसर है, स्टोमक खराब रहता है, कुछ भी बीमारी है, हमने मोटर न्यूरॉन डिजीज MND, जिसका दिमाग बोलता है कि नीचे शरीर है ही नहीं, और उसकी वजह से पूरा उसका जो जीवन है पेशेंट का बर्बाद हो जाता है, और मान के चलते हैं कि मरेगा ही और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है, वो बंदा भी हम लोगों ने ठीक किया है। तो आप कोई भी बीमारी से ग्रसित हो, आपके दोस्त है कुछ भी, तो अगर आपको कुछ भी नेचुरोपैथी का नहीं आता है तो सिंपल है, आप 80% उस पेशेंट को फल और सब्जियों पे ले आएंगे, 80%। अगर 100% ले आएंगे तो और जल्दी ठीक हो जाएगा। तो भोजन की 4 मेजर लेयर हैं। पहला फल, दूसरे नंबर पे सब्जियां, 3 नंबर पे स्प्राउट्स, और 4 नंबर पे मेवा। आप गेहूं, दूध डायरेक्ट नहीं पीना है, दही लस्सी पी सकते हैं। गेहूं, दूध और सफेद नमक, सफेद मैदा और फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट बंद कर देंगे। और उस पेशेंट को, या आप भी अगर स्वस्थ रहना चाह रहे हैं, आपका इरादा है मेरी तरह 100-150 साल जीने का, तो आप ये सारी चीजें बंद करके फल सब्जियां ज्यादा खाएंगे। और वो कच्चा होना चाहिए, रसोई में ज्यादा पकाने का जरूरत नहीं। परमात्मा की रसोई में जो पका हुआ भोजन है, जैसे फल है, आपने पेड़ से तोड़ा खा लिया, आपने प्राकृतिक तरीके से PQN के मॉडल पे उगाया हुआ है, तो उसमें न्यूट्रिशन की डेंसिटी भी बहुत आई है। तो ये फल सब्जियां आपकी सेहत को बेहतरीन लेवल पे जाके रखेंगी। आपको जो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, जो भी जरूरत है, वो आपका, जो मैंने एक स्लाइड इसमें रखा था जिसमें स्टोमक के बैक्टीरिया और सॉइल के बैक्टीरिया बिल्कुल बराबर हैं, वो बैक्टीरिया आपको हमेशा एक हेल्दी स्टेट ऑफ लाइफ में रखेंगे। तो धन्यवाद पूरी टीम का, MCL का, और बाकी तमाम सारे साथियों का जिन्होंने मुझे पेशेंटली सुना। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Vinod Kumar ji, and it was really amazing session. मैं आपका पूरे MCL परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से, जिस सटीक तरीके से आपने यहाँ पर ये सारी बातें बताई है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मार्च महीना चल रहा है और मैं यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ और बाहर जोरदार बारिश हो रही है। मुंबई में ये हाल है। तो आपने ये देख लिया होगा कि वेदर के ऊपर किस तरह से परिणाम हो रहा है, हमारे लोगों के जीवन के ऊपर किस प्रकार से परिणाम हो रहा है, लेकिन उसका तरीका भी है और वो हमें प्रकृति ने दिया है, हमें बस उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इम्प्लीमेंट करने का तरीका आज हमें डॉक्टर विनोद कुमार जी के माध्यम से पता चला। उन्होंने ये सारी बातें, ही इज प्रोफेशनल, एंड उन्होंने इस सारी बातों के ऊपर अध्ययन किया है, बहुत सारा रिसर्च किया है, और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके उन्होंने सही मायने में उसके रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं, और तभी जाकर उतने हक से आज हमारे सामने ये सारी बातें रख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इनके खेतों में जाएंगे तो शायद आप लोगों को ये सारी चीजें जो आज इन्होंने यहाँ पर हमारे सामने रखी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये निष्काम भावना से
जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी बातें जब उन्हें पता चला कि एमसीएल भी यही सब चीजें कर रहा है, तब उन्होंने एमसीएल के मिशन के साथ अपने आप को जोड़ने का फैसला किया। वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट दैट कि हम इन्हें पर्सनली मिल चुके हैं, और मैं डॉक्टर विनोद कुमार जी को पहले दिन से जानता हूं, एंड ही इज रियली वेरी अमेजिंग पर्सन। आपको उनका ज्ञान, उनका एंथुजियाज्म और उनका इस काम के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो आपको देखने को मिलेगी जब आप इनसे पर्सनली मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हमें ये सारी चीजें हमारे तालुका के सभी किसानों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान में बदलाव हो रहा है और जिस प्रकार से उस बदलाव के कारण लोगों का नुकसान हो रहा है, इट इज नॉट ओनली जो खेती का नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो अलग अलग डिसीजेस बढ़ रही है, उसका कारण भी ये सारी चीजें। लेकिन हम इन्हें सबको रोक सकते हैं और इनसे अपने आप को बचा भी सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिल को, आई वॉज वेरी नम एक्चुअली व्हेन आई हर्ड दिस सेंटेंस आज के प्रेजेंटेशन में, जब डॉक्टर विनोद कुमार जी ने यह कहा कि पूरे संसार में केवल मनुष्य एक प्राणी है जो अपने बच्चों को जहर खिलाता है। और ये चीज हम भी देख रहे हैं हमारी रोजाना की जिंदगी में। दोस्तों, ये चित्र अगर बदलना होगा तो हमें जो कुछ भी बातें आज यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार जी ने बताई है उनके ऊपर अमल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनोद कुमार जी, एंड पूरे एमसीएल परिवार की ओर से फिर एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव यू इन एमसीएल फैमिली। धन्यवाद दोस्तों।